हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, यहाँ पर ना हम लोग यूपीएससी का जो इंटरव्यू आप लोग का होने वाला है उस चीज के लिए मैं यहाँ पे आपको गाइड करने वाला हूँ, ताकि आप लोग को पता चल पाए कि इनिशियल स्टेज से लेकर एंड स्टेज तक क्या क्या चीजें होती हैं। शुरू से बताऊंगा और आपको यहाँ पे गाइड करूंगा सो दैट कि आपका जो इंटरव्यू होने वाला है उसमें आप थोड़ी चीजें अपनी ऐड कर पाओ और यहाँ पे आपके थोड़े नंबर और बढ़ जाए। ठीक है। अब यहाँ पे आप चीज ये ध्यान देना कि जो फर्स्ट यहाँ पे जो आप डी फॉर्म से स्टार्टिंग हो जाती है, पहली बात तो आपका प्री है, फिर आपका सिंगल एग्जाम है। उसके बाद यहाँ पे आपका रिजल्ट है, रिजल्ट के बाद यहाँ पे आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है। डीए फॉर्म कब आता है? आपके इंटरव्यू से पहले आता है। अब उसके बाद ये प्रोबेबली चांस आप मान सकते हो कि 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन के बाद आपका इंटरव्यू हो सकता है। किस बोर्ड में पड़ेगा ये पता नहीं है, किस रूम में जाओगे आप ये पता नहीं है। ढोलपुर हाउस जो कि यूपीएससी का है, पहले बात तो आप जाओगे, 2 स्लॉट हैं, एक 9 बजे का, एक 1 बजे का। अभी तक ये है, अभी आगे इसमें चेंज हो सकता है, वो उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, 2 स्लॉट हैं। जैसे ही आप जाओगे 9 बजे, सीधा इंटरव्यू स्टार्ट नहीं होगा कि आए और सीधा डाल दिया रूम में, ऐसा नहीं होगा। आप जाओगे, आप बैठोगे हॉल में, आपका नंबर आएगा, आपके डीवी होगा। अगर डीवी में कोई चीज यहाँ पर आपके पास नहीं है, आप भूल गए हो, नहीं बनाए, पुराना है, तो वो आपको टाइम देंगे, वो आपको एक मेल आईडी भी देंगे कि आप इसमें मेल कर सकते हो। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। यूपीएससी हर चीज को अच्छे तरीके से समझता है और अगर आप उस चीज के लिए एलिजिबल हो तो वो आपको टाइम भी देंगे। यहाँ पर आप ये चीज समझ गए कि डीवी की टेंशन नहीं लेनी। आप बैठ गए, बैठने के बाद वो आपके ही डीएफ फॉर्म में आपका नंबर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको वैसे भी नंबर पहले से अलॉट होगा, आपका जो कॉल लेटर होगा, ठीक है, जो कि एडमिट कार्ड के लिए है। उसके बाद आप बैठे रहोगे, बैठने के बाद आप जाओगे, आपका जब नंबर आएगा तो वहां पर आपको बता दिया जाएगा कि आपका रूम 3rd है, रूम 4th है। जब आप जाओगे तो वहां पे आपके बोर्ड मेंबर प्रोबेबली, मैं आपको बताता हूं, 5 या 6 होते हैं। ऐसा नहीं है कि फिक्स होते हैं। मैंने ये भी देखा है कि जो ईपीएफओ का ईओए होता है या फिर एपीएफसी होता है, इनके भी इंटरव्यू होते हैं। कई जगह 4 भी थे, ओके, कई जगह 4 भी थे, 6 भी होते हैं, 5 भी होते हैं। डिपेंड करता है कि वो आपका किस बोर्ड पे पड़ा हुआ है। ओके। अब जब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग में जब आप एंटर करते हो, जैसे ही आपने एंटर किया, ठीक है, पहली बात तो आपकी पर्सनैलिटी और आपका जो फर्स्ट अपीयरेंस है उनके सामने, वो हमेशा बेस्ट होना चाहिए। उनको बेस्ट लगना चाहिए। आपके तो बेस्ट अपने आप खुद के लिए बेस्ट तो हमेशा ही हो, क्योंकि आपने पेपर निकाला है भाई, आप इंटरव्यू के लिए गए हो, वो आप अपनी मेहनत से गए हो। आपको कहीं से खैरात नहीं मिली है, कहीं से आप फ्री में नहीं गए हो, आपने मेहनत करी है। ठीक है, इस देश की जो जनसंख्या है उनमें से आप एक अलग से पेपर आपने निकाला और अलग मुख्य धारा पे हो। ओके, तो ये चीज आपने यहाँ पे ध्यान देनी है। जैसे आप एंटर करोगे, आपने सबसे पहले जो लेडी मेंबर है, जैसे कि आपने हर जगह सुना होगा कि लेडी मेंबर को हमेशा हमने क्या करना है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि लेडी मेंबर को आपने सबसे पहले ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून, जो भी आपका पड़ता है। उसके बाद आपने बाकी सभी को ग्रीट करना है। उसके बाद यहाँ पे ना आपका नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगा इंटरव्यू। किस हिसाब से स्टार्ट होगा कि सबसे पहले वो आपका यहाँ पर क्या लेंगे, वो आपका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू का मतलब है आपका फर्स्ट जो आएगा वो आएगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, सॉरी, वो यहाँ पे आपका क्या आएगा, फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन। वो आपको पूछ सकते हैं पहली कुछ और चीज भी पूछ सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सबसे पहले आपका कि आओ और सीधा इंट्रोडक्शन देने लग जाओ, ऐसे कुछ नहीं है। वो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि भाई आप कहाँ से आए हो स्टार्टिंग में। आपको ये भी पूछेंगे सबसे पहली बात तो कि आपका जो इंटरव्यू है उसका माध्यम क्या रहेगा। आप इंग्लिश में बोलते हैं तो आपका इंटरव्यू इंग्लिश में ही चलेगा, और अगर आपका हिंदी में रहता है तो आप हिंदी में बोल सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आपने हिंदी में बोला है तो आपको बिल्कुल ही यहाँ पे शुद्ध हिंदी बोलनी है। जैसे कि अगर आपने ये बोलना है कि मेरा ग्रेजुएशन, नहीं तो ग्रेजुएशन को आप क्या बोलोगे, स्नातक बोलोगे ना। लेकिन आप नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन को ग्रेजुएशन ही बोला है। आप अपना 10th भी बोल सकते हो, अपना 12th भी बोल सकते हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। अगर आप ये बोलोगे मेरा 10वीं, मेरा 12वीं, मेरा स्नातक, मेरा जो उच्च शिक्षा है, ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इंग्लिश के वर्ड्स भी वहां पर यूज कर सकते हो। दूसरी चीज, वो आपको बोलेंगे चलिए अपना परिचय दीजिए। अगर वो यहाँ पे बोल सकते हैं बिना अपने माता पिता का नाम बताए, बिना अपने जाति को फोकस करे, वो दोनों आपसे बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आपने अपने बिना जाति को बताए, बिना अपने माता पिता का नाम बताए, आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने जाति बताई है तो ठीक है, नहीं बताइए तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, यहाँ पे नेम के साथ साथ क्या आ जाएगा, नेम के बाद आपका जो फैमिली, आप जैसे अपने माता पिता का नाम बताते हैं, ठीक है, वो हो जाएगा।
फिर यहाँ पे आपका एजुकेशन हो जाएगा तीसरा कि भाई मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन, यहाँ से स्नातक और यहाँ से एमए करा है, मास्टर्स की डिग्री मेरी ये है, बीटेक है, जो भी आपने किया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा आपकी हॉबीज जो आपको पसंद है, ठीक है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं अपनी अचीवमेंट, वो भी आप ऐड कर सकते हैं वहां पे कि मेरे को ये था। और यहाँ पे अगर आप कहीं काम करते हैं तो आप बता सकते हैं कि मैं यहाँ पे अभी प्रेजेंटली यहाँ पे कार्यरत हूँ, प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन दिस एरिया। या फिर आप कहीं गवर्नमेंट जॉब में तो आप वो बोल सकते हैं। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप वो भी बता सकते हो कि आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन दिस विप्रो, एंड जो भी आप कहीं काम करते होंगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप ये मान के चलो कि जो बैक क्वेश्चन होगा वो यहां से आपके पास ही आएगा। कहां से आएगा? आपकी एजुकेशन से, आपकी हॉबीज से, आपकी जॉब से। नेम और फैमिली में से वैसे बेसिकली बाद में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ से आपका जो एक सबसे पहला बैक क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा। या तो आपकी जॉब का पूछ लेंगे कि भाई ये जॉब किस प्रकार की है, या तो ये जॉब है आपके पास, आप दोबारा इस जॉब में क्यों आना चाहते हो, यूपीएससी में क्यों आना चाहते हो, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि आपका यहाँ पे आने के पीछे मोटिव क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हॉबीज अगर आप बात करेंगे तो हॉबीज अगर किसी की, जैसे मैक्सिमम लोगों के भारत में क्या है कि आपको कोई गेम ही मिलेगा, जैसे कि आप ये बोल सकते हो क्रिकेट ही मैक्सिमम लोगों का आएगा, फुटबॉल ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे जिन लोगों का बुक रीडिंग होता है, ठीक है, और यहाँ पे वेब सीरीज वॉचिंग होता है, तो वो सब चीजें अलग अलग भी लोग, कई लोग स्कीइंग लिखते हैं, ठीक है, कई लोग माउंटेनियरिंग लिखते हैं। तो ये सब चीजें अलग अलग लोगों की हॉबीज होती हैं। लेकिन ये मत मानना कि आपने कुछ और लिख दिया है। मतलब कि ये याद रखो मेरी एक बात, जब भी आप यूपीएससी के लिए इंटरव्यू देते हो, डीए फॉर्म जो आप भरे हो, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपके इंटरव्यू से पहले ही आपसे भरा लिया जाएगा, यही आपके लिए सब चीज है, यही आपका इंटरव्यू, यही आपकी जन्म कुंडली है उनके लिए। उनको आपके बारे में कुछ नहीं पता है, जो उनको पता चलेगा वो यहाँ पे डीए फॉर्म से पता चलेगा। इसीलिए जब आप डीए फॉर्म भरो तो इसमें आप टाइम निकाल के भरो, ओके। और यहाँ पे ध्यान देना कि जो इसमें भर रहे हो वो एकदम आपको याद रहे, सच हो। क्योंकि अगर आपने झूठ भरा है तो आपके चांसेस ये हैं कि आप भूल सकते हो या फिर आप कुछ और अलग बोल सकते हो। दिस माइट बी पॉसिबल। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया कि जो भी आप भरोगे वो सच भरने से ये रहता है कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यार हॉकी भरा था, आपको पता है मुझे हॉकी पसंद है, आपने डीए फॉर्म में हॉकी लिखा है, तो यहाँ पे आप भी हॉकी बोलोगे, वहां पे आपको पकड़ लेंगे वो। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 5 लोगों के मेंबर में कई बार आपका यहाँ पे राउंड सर्कल टेबल में भी आपको बैठा सकते हैं, कई बार लीनियर टेबल भी होता है और यहाँ पे आप बैठोगे, तो वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार के बोर्ड में आप जाते हो। कई बार 4 मेंबर मिल जाएंगे, कई बार आपको 5 मेंबर मिल जाएंगे, कई बार आपको 6 मेंबर मिल जाएंगे, ओके। वहां पे ऐसा नहीं होता कि रैपिड फायर एक के बाद एक बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक बोल लेगा, उसके बाद दोबारा दूसरा कोई और बोलता है, फिर हो सकता है कि दोबारा से कोई और वही बोल ले, ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पे हर कोई पूछता था। कई बार ऐसा भी होता है कि आप वहां पे जो एक बंदा है वो चुप भी रहता है और लोग उसको साइकोलॉजिस्ट समझता है, ऐसा कहीं भी नहीं है और ऐसा यूपीएससी भी नहीं कहता है। जो साइकोलॉजिस्ट होता है हमको पता भी नहीं होता कि इनमें से कौन है या है ही नहीं, ओके। तो यहाँ पर जो बैक क्वेश्चन आएगा वो आपका एजुकेशन, हॉबीज, जॉब से आएगा। तो हमेशा आपने ध्यान देना है कि इसको आपने तैयार करके जाना है। साथ में जो आपके करंट अफेयर्स का मतलब क्या है, ये नॉलेज किस चीज की होती है। देखो, एक अच्छा ऑफिसर, एक अच्छा समाज सेवक समाज से जुड़ा रहने के लिए हमेशा न्यूज़पेपर को रीड करता है। अगर आप न्यूज़पेपर को रीड करते हैं तो यानी कि आपको अच्छी समझ है अपने समाज की, आपके समाज में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, भारत की स्थिति क्या है वर्तमान में, ये आपको अखबार ही बताएंगे। और आप किसको फोकस करते हो अखबार में? इकोनॉमिक्स टाइम्स को फोकस करते हो, ठीक है। आप किसी को भी फोकस कर सकते हो, हिंदू को फोकस कर सकते हो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस को फोकस कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन न्यूज तो सब में सेम आएगी। ऐसा तो होगा नहीं कि कहीं कुछ और है या फिर यहाँ पे कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको, सब कुछ अलग मिलेगा। तो करंट अफेयर का मतलब है आपकी न्यूज नॉलेज, आपका नॉलेज अपने समाज के प्रति, आपका नॉलेज अपने देश के प्रति। तो यहाँ पर जैसे वर्तमान में आप ये मान लीजिए भारत इंडो कनाडा रिलेशन जो भी यहाँ पे चल रहा है उसके बारे में चांसेस हैं आने के। खालिस्तान, देखो मैं यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि वो आपके, मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पर ना आपकी जीके का टेस्ट हो रहा है। जीके का टेस्ट आपके एग्जाम में हो चुका है। यहाँ पे आपकी व्यू पॉइंट का चेक हो रहा है, यहाँ पे आपकी सोच का, यहाँ पे आपकी थिंकिंग का चेक हो रहा है। तो आपकी थिंकिंग किस प्रकार से, आप देखना जब भी यूपीएससी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आपको हमेशा बोलेंगे क्या ये ठीक है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या ये ऐसा होना चाहिए। वो आपको जब क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई इंडो चाइना वर्तमान में
भारत ने कनाडा का जो भी वीजा है वो सबको रोक दिया है, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये ठीक है, या फिर भारत को कौन सा कदम उठाना चाहिए, वो आपसे पूछेंगे। उसके पीछे क्या लग जाएगा, यानी कि वो आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता है, वो आपसे उत्तर नहीं चाह रहा है कि वहां के प्रेसिडेंट कौन है, यहाँ के पीएम कौन है, ऐसा कुछ नहीं पूछने वाले। दूसरा है खालिस्तान, तो खालिस्तान में अमरिंदर पाल सिंह के बारे में नहीं पूछेंगे आपसे, यहाँ पर आपसे पूछेंगे कि आपको यूके में, जैसे कि आपने देखा कि खालिस्तान के जो समर्थक है उन्होंने भारत के कॉन्सुलेट में जाकर वहां के झंडे को नीचे गिराया, ये सब जो भी वो बताएंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत को ब्रिटेन के साथ वार्ता करनी चाहिए इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए, वो आपसे सिंपली ऐसा पूछेंगे। तो आपका अपना व्यू पॉइंट है कि हाँ सर मुझे ऐसा लगता है कि ये सब गलत है और ब्रिटेन को यहाँ पर इस चीज पे रोक लगानी चाहिए, या फिर भारत के कॉन्सुलेट के आगे सिक्योरिटी देनी चाहिए, ये सब चीजें आप बताएंगे अपना व्यू पॉइंट। आपके व्यू पॉइंट से ही आपके मार्क्स वहां पे लिखे जाएंगे और आपको मार्क्स दिए जाएंगे। आपका व्यू पॉइंट जितना उनको अच्छा लगेगा आपके इंटरव्यू के लिए उतना ही अच्छा है। इट डजंट मैटर कि आपको क्या नॉलेज है, आपकी समझ कैसी है, आप किस प्रकार से चीजों को देखते हो, वो आपको वहां पर बताएंगे। ओके, आई होप ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। ये मेरी पहली गाइडेंस थी आप सभी के लिए कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, और अपने इंट्रो में जब भी आप कुछ बोलोगे तो आपका इंट्रो कुछ इस प्रकार से अगर है, कई लोग किसी और चीज को पहले बोल देंगे और कुछ अलग भी बोल देंगे, इसमें कोई, लेकिन अमूमन मैं इसको जर्नल इंट्रोडक्शन मानता हूं, और इसी से रिलेटेड जो बैक सवाल आएगा वो यहां से आएगा। जो आपकी नॉलेज है, फर्दर नॉलेज, वो आपका किस चीज से चेक करा जाएगा, वो आपका यहाँ पे चेक करा जाएगा, किससे, न्यूज़पेपर से, कि भाई आपके न्यूज़पेपर से आप कितना पढ़ते हैं, कितना समझते हैं। तीसरी चीज यहाँ पे आप देखोगे कि आपने किस पद के लिए किया है। मान लीजिए आपने जेटीओ के लिए करा है, मान लीजिए आपका ईओ एओ है, मान लीजिए आपका एपीएफसी है, तो यहाँ पे आप देखोगे ट्रांसलेशन का ये हो गया, ये ईपीएफओ का है। तो यहाँ पे ना आपसे सोशल सिक्योरिटी के ईपीएफओ का, मुझे इसका एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ईपीएफओ का आपसे सोशल सिक्योरिटी का क्वेश्चन पूछ लेंगे, पूछा भी है। जैसे मैं उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड में कौन सी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है जो लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित और लोगों की जो जीवन है उसमें बदलाव लेके आ रही है। जैसे मैं ये बोल सकता हूँ, मैंने बोला भी है कि उत्तराखंड में एक अलग से, यानी कि राज्य का सर्व शिक्षा अभियान है, जिससे उत्तराखंड राज्य की जो शिक्षा है उसमें 10 सालों में 10% तक की वृद्धि को देखा गया है। इससे पता चलता है कि भाई ये आंकड़ों का भी ज्ञान रखता है। इससे पता चलता है कि इसको समाज के में जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम चल रही है उसका भी ज्ञान है। सर्व शिक्षा अभियान वैसे केंद्र की योजना है, लेकिन वो राज्यों के साथ भी चलती है। ओके, जैसे पीएम उज्ज्वला योजना, जैसे मैंने पीएम उज्ज्वला योजना बोला था कि अब अगर आप देश की बात करते हैं तो उसमें आपको सबसे अच्छी सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या लगती है, तो मैंने बोला पीएम उज्ज्वला योजना। तो पीएम उज्ज्वला योजना के तहत क्यों बोला, क्योंकि उसमें एलपीजी वितरित किया जा रहा है महिलाओं को। क्योंकि वो महिलाएं क्या करती थी, लकड़ी में अपने घर का खाना बनाती थी, जिस प्रकार से उनको धुएं से कई प्रकार के बीमार, अस्थमा, यहाँ पे जो होता था बीमारियां, उन सबको होती थी, और इसके प्रति बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनको एक तरीके से उनकी हेल्थ जो है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था। तो पीएम ने ये सोचा, पीएम ने अपने भाषण में भी कहा है कि यहाँ पर उनकी माता खुद उनको किससे बना के खिलाती थी खाना, लकड़ी में बना के खिलाती। तो मैं अपनी माँ को खांसते हुए देखता था, तो इंटरव्यू का लगता है कि यार ये इंटरव्यूज भी देखता है, यार इसको अच्छी नॉलेज भी है, ये प्रधानमंत्री को फॉलो भी करता है, ये भाषण भी देख रहा है, ये समझ भी रहा है, तो यानी कि आपको चौतरफा नॉलेज है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि उस पे आपका जो इंप्रेशन है उस पर अच्छा जाएगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने बना के बोला है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए, इतना तो आपको इधर उधर रहना पड़ेगा, तभी जाकर आप अच्छे तरीके से चीजें देख पाओगे। जब भी कोई भाषण देते हैं, पीएम मन की बात करते हैं, आप उन चीजों को यहाँ पर सुनो, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान देना। मेरा पहला आप लोगों के लिए गाइडेंस यही था। ओके, सेकंड गाइडेंस मैं आप लोगों के लिए जरूर लेके आऊंगा। तो ये है मेरी तरफ से आपका पहला गाइडेंस। कैसा लगा आपको, आप कमेंट में लिख के जरूर बता सकते हैं, और आपको दूसरा वीडियो किस चीज पे गाइडेंस में चाहिए मैं आपको वो भी बता दूंगा, मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।